रीबर्थ ऑफ मैड किंग एपिसोड 11। अविका आराम से खाना बनाने में व्यस्त हो गई, जबकि ध्वंस उसके माथे पर लगे आटे को साफ करने के इरादे से आया था। लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। खुद से बड़बड़ाते हुए वो बोला, अगर ये लड़की मुझे इतना घमंड दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं ध्वंस सूर्यवंशी हूँ। घमंड मेरे खून में है और यह मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। इसे क्या लगता है यह मुझे अपने इशारों पर नचा सकती है? बिल्कुल नहीं। इतना कहते हुए वो गुस्से में वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, एक कमांडो अचानक उसके सामने आ गया। ध्वंस ने गुस्से में उसकी ओर देखा तो कमांडो गंभीर होकर बोला, डी, हमें पता चला है कि वह साइको आदमी जिसने पहले भी मैडम को मारने की कोशिश की थी, अपने बिल से बाहर आ चुका है। वह हमारे ही लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। सबसे बड़ी बात, मिसेज माधवी ने कई बार बाहर जाने की कोशिश की, मगर हमने उन्हें आपके ऑर्डर पर बाहर जाने दिया था। हमने कुछ लोगों को उन पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन मिसेज माधवी तो वापस आ गई, पर हमारे लोग मारे गए। उन सभी को बेरहमी से काट दिया गया। ध्वंस गुस्से में था, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बिना भाव के पूछा, तुम्हारे प्यारे प्रेसिडेंट ने क्या कहा? कमांडो तुरंत समझ गया कि ध्वंस का प्रेसिडेंट से मतलब विध्वंस से है। उसने जल्दी से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वो अपनी बीवी के साथ बिजी हैं, इसलिए यह मामला आप ही संभालें, उनके पास वक्त नहीं है। इतना कहते ही कमांडो वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। ध्वंस ने सिगरेट जलाते हुए झरने की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। वो दूर पेड़ से टेक लगाकर खड़ा था। दूसरी ओर विनाश इस वक्त कोको के साथ कमरे के अंदर था। कोको बेड पर बैठी हुई थी। उसके एक हाथ को जंजीरों से बांधा गया था और जंजीर का दूसरा सिरा बेड से बंधा हुआ था। कोको गुस्से से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, तुम एंग्री बर्ड्स, आखिर मुझसे चाहते क्या हो? उसका चेहरा गुस्से से लाल था। विनाश सामने चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक मोर का पंख था। वो मोर के पंख को धीरे धीरे लहराते हुए ठंडी नजरों से कोको के छोटे से शरीर को देख रहा था। फिर उसने सरकास्टिक टोन में कहा, तुम बस कुछ समय पहले एक गैर मर्द से मिली और तुम्हारा एटीट्यूड इतना बदल गया है, लिटिल कुकी। लिटिल कुकी शब्द बोलते हुए उसका स्वर डरावना था और कोको अंदर तक कांप गई, मगर हिम्मत जुटाकर उसने कहा, एंग्री बर्ड, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? यह मेरा मामला है। मैं जिससे चाहूं मिलूंगी। वैसे भी तुम बस मेरे एक्स किडनैपर हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इसलिए मुझसे दूर रहो। विनाश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, एक्स किडनैपर? कोको ने मुंह फुलाते हुए कहा, जब एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ और सबके एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो एक्स किडनैपर भी हो सकता है। विनाश अपनी जगह से खड़ा हो गया और धीरे धीरे कोको के पास आकर बैठ गया। उसने अपने हाथों को कोको के दोनों ओर टिका दिया और उसके बेहद करीब झुकते हुए मैग्नेटिक आवाज में बोला, लिटिल कुकी, तुम आजकल बहुत शोर मचा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, भले ही मैं तुम्हारा एक्स किडनैपर हूं, पर अगर तुम अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा प्रेजेंट किडनैपर भी हूं। तुम्हें मुझे भूलने की इजाजत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में जिसे तुम सबसे पहले याद करोगी, वो सिर्फ मैं रहूंगा, कोई और नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस दिन मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए विनाश ने अपना चेहरा कोको के बेहद करीब ला दिया। कोको की दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपने होठों को दबा लिया। उसे लग रहा था जैसे उसका खून उबल रहा हो। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। विनाश धीरे धीरे कोको के पास आता गया। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए विनाश उसे और करीब कर लेता है। कोको को लगा कि विनाश उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है और उसने अपने मुंह को खोलकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे अपने होठों पर एक ठंडे एहसास ने जकड़ लिया। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं और शरीर तनाव में आ गया, क्योंकि विनाश ने उसे किस कर लिया था। कोको अपने आप में सन्न हो गई थी। इस दौरान विनाश उस बिस्तर पर पूरी तरह लेट चुका था और कोको का छोटा सा शरीर विनाश के दबाव में आ चुका था। कोको को होश नहीं था कि वो विनाश को खुद से दूर कैसे करे। दूसरी तरफ अविका खाना बना चुकी थी और उसने डाइनिंग टेबल पर खाना रख दिया, जहां केवल 4 लोग बैठ सकते थे। उसी वक्त कोको भी वहां आ गई। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल था। उसके पीछे से विनाश आया। अपने एक हाथ को जेब में डालकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोको ने जैसे ही मुड़कर विनाश को गुस्से में देखा,
विनाश ने अपनी अंगुली से होठों को साफ किया और उसे डिजायर भरी नजरों से देखने लगा। कोको के रोंगटे खड़े हो गए। अविका ने जल्दी से कोको को सीट पर बैठाया और खुद भी बैठ गई। उसने कोको के घबराए चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ? कोको खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत अविका के गले लगकर रोने लगी। कोको के इस तरह से रोने पर अविका हैरान थी। उसने कोको के सिर को सहलाया और परेशान होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ कोको? कोको काफी देर तक रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, विनाश ने मुझे किस किया। अविका हैरानी से बोली, चुंबन लिया। ये तो अत्यधिक बुरा है। तुम्हें माताश्री से शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने तो अभी तक विवाह भी नहीं की, फिर भी ऐसा किया। कोको और जोर से रोने लगी। इस बीच विनाश घर के बाहर खड़ा था, लेकिन उसे कोको के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने हल्के से अपने कानों को सहलाया और अपनी नजरें ध्वंस पर टिका दी। वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? ध्वंस ने अपनी नीली आंखों से विनाश को देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छाई रही, जो कि उनके लिए नॉर्मल थी, क्योंकि वे एक दूसरे की चुप्पी को अच्छी तरह समझते थे। काफी देर बाद दोनों घर के अंदर आए, जहां उन्हें खाने की महक महसूस हुई। वे दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े, पर जैसे ही वहां पहुंचे, उनकी आंखें छोटी हो गईं। सामने कोको और अविका आराम से खाना खा रहे थे। ध्वंस और विनाश ने एक दूसरे को देखा और फिर चेयर पर बैठ गए। ध्वंस ने टेबल पर नजर डालते हुए गुस्से में पूछा, स्वामिनी, हमारा खाना कहाँ है? अविका उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना खाने में लगी रही। कोको भी एटीट्यूड दिखाते हुए खा रही थी। कोको ने जब विनाश के गुस्से भरे चेहरे को देखा, तो उसे बहुत अच्छा लगा और मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ, अविका ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं बनाया। अब इनका उदास चेहरा देखने में मजा आएगा। ध्वंस ने फिर से सर्द आवाज में पूछा, स्वामिनी, मैंने सवाल किया है। अविका ने बिना किसी चिंता के धीरे से जवाब दिया, स्वामी, आप उन स्त्री से क्यों नहीं कहते जिसे आप घर लेकर आए थे? वो जरूर आपके लिए भोजन बना देंगी हो। उसके इस तरह के जवाब से ध्वंस का गुस्सा बढ़ गया, पर उसने धैर्य रखते हुए कहा, स्वामिनी, जाओ और हमारे लिए कुछ बनाकर लाओ। लेकिन अविका ने उसे अनदेखा किया और खुद ही खाना खाने लगी। आखिरी कद्दू का टुकड़ा बचा था, जिसे अविका ने उठाया और खाते हुए बोली, बहुत स्वादिष्ट। कोको ने खुश होकर कहा, तुमने कद्दू की सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है। मैंने ऐसी सब्जी कभी नहीं खाई। विनाश और ध्वंस दोनों केवल खाली प्लेटों को घूरते रह गए। दोनों का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। जब अविका और कोको खाकर उठने लगे, तभी विनाश और ध्वंस ने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर अपना हाथ जोर से मार दिया। टेबल टूटकर दो हिस्सों में बिखर गई। इतनी तेज आवाज हुई कि कोको और अविका दोनों डर गईं। उनके हाथ से प्लेटें गिर गईं और वे एक दूसरे को घबराहट से देखने लगीं। ध्वंस और विनाश अब भी गुस्से में थे, उनके चेहरे पूरी तरह से लाल हो गए थे। ध्वंस धीरे धीरे अविका के करीब बढ़ने लगा। अविका उसे देखती हुई पीछे हटने लगी। ध्वंस आगे बढ़ते हुए अविका को ठंडे भाव से देख रहा था। अविका ने डरते हुए अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिए। उसकी उंगलियां अपने कपड़ों को कसकर पकड़ रही थीं। उसने हकलाते हुए कहा, स्वामी। ध्वंस ने ठंडे भाव से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। अविका ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, अब पीछे सिर्फ दीवार थी। उसकी पीठ जैसे ही ठंडी दीवार से टकराई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए बोली, मैं। ध्वंस ने अपने दोनों हाथ उसके पास दीवार पर रख दिए और वो बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने अपना चेहरा आगे लाकर अपने माथे को उसके माथे से सटा दिया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अब जब तुम्हें याद आ गया है कि तुम्हारे पास एक स्वामी है, तो जाओ और अपने स्वामी के लिए कुछ बनाकर लाओ। अविका डरते हुए अपनी मुठियां कसने लगी। वो उसकी गहरी काली आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह खाना बना दे, लेकिन जैसे ही माधवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, उसने अपने डर को दबाते हुए कहा, नहीं। उसके इस जवाब पर ध्वंस ने जोर से दीवार पर मुक्का मारा। अविका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ध्वंस ने उसकी कान के पास ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, स्वामिनी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मगर इस बार अविका झुकने वाली नहीं थी। उसने मन बना लिया था कि वह ध्वंस से बात नहीं करेगी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 10 मिनट तक ध्वंस वहां खड़ा रहा, लेकिन अविका ने उसे नहीं देखा। गुस्से में ध्वंस ने फिर एक और मुक्का दीवार पर मारा और वहां से चला गया।
अविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कोको भी घबरा गई थी। विनाश ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसे पता था कि कोको कुछ बना नहीं सकती, इसलिए उसे कुछ कहना बेकार था। वह भी वहां से चला गया। उनके जाते ही अविका और कोको ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों साथ में ही बोली, शैतान चले गए। अविका अभी भी डर रही थी, मगर कोको अब नहीं डर रही थी। अविका ने डरते हुए कहा, अब क्या होगा? कोको खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और अपने बालों को झटकते हुए एटीट्यूड में कहती है, डार्लिंग, तुम कितनी जल्दी डर जाती हो। उन्हें गुस्से और भूख में रहने दो, हम यहाँ मजे करेंगे। जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, तुम अपने पति को इग्नोर करो। वो हमेशा धमकाते रहते हैं और तुम हमेशा एक डरे हुए खरगोश की तरह चुप हो जाती हो। ऐसा कब तक चलेगा? अविका ने उस दिशा में देखा जहां से ध्वंस गया था, फिर अपना मुंह फुला लिया। ध्वंस और विनाश का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। घर से बाहर निकलने के बाद वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। थोड़ी दूरी पर उनके कमांडो खड़े थे, जिनके चेहरे भी गुस्से से तने हुए थे। जैसे ही ध्वंस और विनाश वहां पहुंचे, उनकी नजर जमीन पर पड़े शरीर के टुकड़ों पर पड़ी, जो साफ बता रहे थे कि किसी ने उन पर हमला कर उन्हें काटा है। ये देखकर ध्वंस की आंखें छोटी हो गई। कमांडो का कैप्टन वहां आ गया और गुस्से को काबू में रखते हुए बोला, डी, इस बार उस इंसान ने हद पार कर दी है। उसने हमारे सीक्रेट कमांडो को ढूंढा और उसके शरीर के टुकड़े कर हमें भेज दिए। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, ये एक साइको है। अगर ये नॉर्मल इंसान होता तो इस तरह लोगों को नहीं मारता। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि हर घंटे हमें हमारे कमांडो की बॉडी के टुकड़े पार्सल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक मैसेज भी मिला है। ये सुनकर ध्वंस की आंखें और छोटी हो गईं। ध्वंस ने अपनी भौहें उठाते हुए कमांडो की ओर देखा तो वो कमांडो जल्दी से अपनी जेब से एक A4 साइज का पेपर निकालकर ध्वंस के हाथों में थमा देता है। ध्वंस ने पेपर खोला और पढ़ने लगा। विनाश भी उसके बगल में खड़ा था। जैसे ही दोनों ने उस पेपर में लिखे शब्दों को पढ़ा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। पेपर पर एक ड्राइंग भी बना था, एक लंबे बालों वाले आदमी का जिसका सिर कटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में तीर घुसे हुए थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। नीचे एक और ड्राइंग बना था जिसमें उस आदमी का शरीर कई हिस्सों में कटा हुआ था और कुत्ते उसके शरीर को खा रहे थे। ध्वंस ने जैसे ही इन शब्दों को पढ़ा, गुस्से से उसकी पकड़ उस पेपर पर कस गई। फिर वो पेपर को फेंकते हुए गुस्से में सामने के पेड़ पर जोर से मुक्का मारा। विनाश के चेहरे पर ठंडे भाव आ गए। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे स्पष्ट दिखने लगे। उसने कमांडो को ऑर्डर दिया, हर किसी को सूर्यवंशी महल में बुलाओ। सिक्योरिटी को स्ट्रांग करो, हर जगह सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। और माधवी को जल्दी से खत्म करो। काम में लग जाओ क्विकली। ध्वंस और विनाश ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों एक दूसरे के इरादे समझ रहे थे। ध्वंस तुरंत वहां से चला गया, जबकि विनाश उस जगह की ओर भागा जहां अविका और कोको थी। अविका और कोको ने देखा कि विनाश तेजी से उनके पास आया। उसने दोनों के हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें ले जाना शुरू कर दिया। अविका और कोको हैरान रह गईं। विनाश ने उन्हें कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया और तुरंत सूर्यवंशी महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर विनाश ने उन्हें अंदर छोड़ा और तेजी से कार को ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। अविका और कोको दरवाजे के पास खड़ी थी। तभी एक कमांडो उनके पास आकर सिर झुकाते हुए बोला, मैडम, आप दोनों जल्द से जल्द अंदर चली जाइए। बाहर बहुत खतरा है। दुश्मन छिपकर वार कर रहा है। अगर उसने आप पर हमला किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अविका और कोको डर गईं और तुरंत महल के अंदर चली गईं। दूसरी ओर ध्वंस और विनाश कुछ देर तक मिस्टर भास्कर से बात करने के बाद आवी और आर्या को लेकर सूर्यवंशी महल की ओर जा रहे थे। अचानक ध्वंस, जो सिगरेट का कश लेते हुए खिड़की की ओर देख रहा था, उसने पेड़ के पीछे एक परछाई देखी जिसके हाथ में चाकू था। ये देखते ही उसकी आंखों में अजीब भाव आ गए। उसने बगल में बैठी आनवी को देखा, जो खुशी खुशी उसके मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसे मोबाइल चलाना ठीक से नहीं आता था, बस उसने थोड़ा बहुत गेम खेलना ही सीखा था। ध्वंस ने सिगरेट का एक और कश लेते हुए हल्के से अपना हाथ विंडो पर मारा। एक हल्की आवाज हुई जिसे ड्राइव कर रहे विनाश ने सुन लिया। उसने भी विंडो से बाहर देखा और उसे भी वही परछाई नजर आई। उसने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की, मगर गाड़ी नहीं रोकी। थोड़ी ही दूरी पर सड़क पर कांटे बिछे हुए थे, जो इतने छोटे थे कि आसानी से दिखाई नहीं दे रहे थे। गाड़ी करीब आ रही थी और उसी समय पेड़ के पीछे छिपी परछाई अपने खंजर पर हाथ फेरते हुए गाड़ी को बेहद डरावने तरीके से देख रही थी।
उस आदमी की हरकतें बहुत ही भयानक और साइको जैसी थीं, जिन्हें देखकर कोई भी डर जाता। उस परछाई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को विध्वंस सूर्यवंशी, अब तुम्हारे कटने की बारी है। आह हा। ध्वंस तेजी से अपनी कार ड्राइव करता हुआ कोको के घर पहुंचता है। वहां मिस्टर भास्कर अकेले थे और जानू उनके आसपास घूम रहा था। ध्वंस भागते हुए अंदर आता है। ध्वंस को अचानक अपने घर के अंदर देखकर मिस्टर भास्कर हैरान हो जाते हैं। वो कुछ रिस्पॉन्स देते इससे पहले ही ध्वंस चारों ओर नजर घुमाते हुए ठंडी आवाज में पूछता है, मॉम कहाँ है? मिस्टर भास्कर उस वक्त अपने होश में नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ध्वंस ने क्या पूछा है। इस बार ध्वंस गुस्से से बोलता है, मैंने पूछा मॉम कहाँ है? मिस्टर भास्कर हड़बड़ाते हुए कहते हैं, वो चली गई है। ये सुनते ही ध्वंस के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो बिना समय गंवाए वहां से चला जाता है। मिस्टर भास्कर को लगा कुछ गड़बड़ है और वो कोको के बारे में पूछने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन तब तक ध्वंस जा चुका था। परेशान होकर वो बड़बड़ाते हैं, पता नहीं मेरी कोको कैसी होगी। वो खुद को चिंतित होने से रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ विनाशक तेज गति से कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक टायर किसी चीज से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। स्पीड तेज होने के कारण टायर घिसटते हुए काफी दूर तक चला गया। इस धमाके से सभी चौंक गए और आनवी और आर्या डर गईं। आनवी डरते हुए तुरंत फोन फेंक देती है और विध्वंस को पकड़ लेती है। वो घबराकर कहती है, ये कैसी आवाज थी? विध्वंस शांत था। उसने खिड़की से बाहर एक नजर डाली और फिर अपने बड़े हाथ से आनवी के सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा, कुछ नहीं, बस टायर पंचर हो गया। ये सुनकर आनवी राहत की सांस लेती है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है, फिर हम घर कैसे जाएंगे? मुझे पैदल नहीं चलना, मैं थक जाऊंगी। वो निराश होकर अपना सिर झुका लेती है, लेकिन आर्या समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। उसने विनाशक की ओर देखा। तभी विध्वंस ने आनवी की ओर ध्यान देते हुए अपने माथे को मसलते हुए सोचा, यहाँ खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन इसे ये चिंता है कि इसे पैदल जाना पड़ेगा। विध्वंस ने गहरी सांस ली। आसपास खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए वे बाहर नहीं निकल रहे थे। उनके साथ सिर्फ 10 कमांडो थे और खतरा इतना बड़ा था कि उनके बचने के चांस सिर्फ 5-6% थे। विनाध्वक ने अपने ब्लूटूथ को हल्के से दबाते हुए ठंडी आवाज में कमांडो को आदेश दिया, आनवी और आर्या को कार से बाहर निकालो और उन्हें सुरक्षित जगह लेकर जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। कमांडो फौरन हरकत में आते हैं। वे कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी पैनी निगाहों से चारों ओर देखने लगते हैं। वहीं एक पेड़ के पीछे छिपी हुई परछाई मुस्कुराते हुए कार की ओर देख रही थी। उसका खौफनाक अंदाज किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता। यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, साइको था, पर दुनिया ने इसे राक्षस बना दिया था। वह परछाई हंसते हुए बोली, बाहर आओ, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। ये कहकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। इसी बीच कमांडो कार के दरवाजे को खोलते हैं। विध्वंस आनवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है और दूसरी तरफ से आर्या भी बाहर आ जाती है। विनाशक कार के अंदर ही मौजूद था और अब आनवी को भी घबराहट महसूस हो रही थी। उसने कसकर विध्वंस की कलाई पकड़ ली। विध्वंस ने उसकी कलाई से अपना हाथ हटाते हुए गंभीर होकर कहा, बाबी डॉल, आर्या के साथ घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आनवी ने पलकों को झपकाते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? क्या यहाँ कुछ खतरनाक हो रहा है? मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। विध्वंस ने गुस्से में उसकी ओर घूरते हुए कहा, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी और इसी वक्त जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए उसने गुस्से में उसके गाल कसकर पकड़ लिए। इस वक्त आनवी को उससे डर लगने लगा और आर्या को इशारे से बुलाते हुए उसने कहा, आर्या। 10 कमांडो में से 4 आनवी और आर्या को सुरक्षित दूसरी दिशा में ले गए। साइको इंसान उनके उल्टी डायरेक्शन में था, इसलिए कार और कमांडो की वजह से वह ये सब नहीं देख पाया। जैसे ही बाकी कमांडो हटे, विध्वंस ने अपनी कार के अंदर सिगरेट जलाकर होठों के बीच रख ली और ठंडी आवाज में बोला, वो आसपास है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आया है। विनाशक ने अपने गन को लोड करते हुए उसे कब्डों में छुपा लिया और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसा बाप छिपकर वार करता था, बेटा भी वैसा ही कर रहा है। विध्वंस अपनी आंखों में ठंडक लिए अपने खंजर को देखता है। वहीं दूसरी ओर विनाश और ध्वंस दोनों अपनी कार की स्पीड बढ़ा रहे थे, लेकिन वक्त जैसे थम सा गया था। ध्वंस ने स्टीयरिंग व्हील पर जोरदार पंच मारा। तभी आगे उसे भारी ट्रैफिक जाम नजर आया। दांत पीसते हुए उसने कहा,
आज ही सारी मुसीबतें आनी थीं। उसने घड़ी देखी और चारों ओर निगाहें दौड़ाईं, लेकिन कार ट्रैफिक में फंस चुकी थी। वो अपने लंबे बालों में हाथ फेरता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना आया और डर से दिल धड़कने लगा, मगर उसने जल्दी ही अपने इमोशंस पर काबू पा लिया। दूसरी ओर विनाश विध्वंस और विनाशक की लोकेशन को चेक करता है, जो थोड़ी ही दूर थी। राहत की सांस लेते हुए उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन अचानक तेज आवाज के साथ उसकी कार रुक गई। विनाश ने देखा कि कार से धुआं निकल रहा था। जल्दी से बाहर निकलते हुए वो 15 मीटर की दूरी तक पहुंचा ही था कि एक तेज धमाका हुआ। ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस बीच विध्वंस और विनाशक अब भी आराम से कार में बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनके सभी कमांडो मारे जा चुके थे और आसपास कई लोगों ने उन्हें घेर लिया था। बावजूद इसके वे दोनों शान से सिगरेट पी रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज का डर ही न हो। तभी भीड़ में से माधवी हंसते हुए बाहर निकली और बोली, विध्वंस, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तुम्हें मुझे देखते ही मार देना चाहिए था, लेकिन अफसोस। इतना कहकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। विध्वंस ने हवा में धुआं छोड़ते हुए उसे अपनी नीली आंखों से घूरा और ठंडी मुस्कान के साथ विनाशक से कहा, मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, मुझे दूसरी दो। माधवी दांत पीसते हुए बोली, इस सिचुएशन में भी तुम्हें सिगरेट पीनी है? मेरे सामने घुटनों के बल आओ, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं और अपने आदमियों से तुम्हें छोड़ने के लिए कहूं। उसी वक्त एक गोली चली और उसके साथ ही चीख हवा में गूंज उठी। विध्वंस का चेहरा खून से सन गया था। विध्वंस का चेहरा खून से लथ-पथ था। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। विध्वंस की आंखें इस वक्त बंद थीं, मगर उसके चेहरे पर कोई भी डर नजर नहीं आ रहा था। वहीं विनाशक अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वो एक नज़र विध्वंस को देखता है। उसकी नज़रें विध्वंस के चेहरे से टपकते हुए खून पर थीं। खून को देखते ही विनाशक काफी ज्यादा डरावना नजर आने लगता है। वो अंगूठे से अपने माथे को सहलाता है, उसके बाद अपनी गर्दन घुमाकर बाहर की तरफ देखता है। माधवी जी अपनी जगह पर अभी भी खड़ी थी, मगर उनके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी और उनका पूरा चेहरा खून से लथ-पथ था। धीरे धीरे वो जमीन पर गिर जाती है, मगर उनके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसने उन्हें मारा थे ये किसी को नहीं पता था, सिवाय विध्वंस के। विध्वंस अपनी आंखों को खोलता है। सबसे पहले उसकी नजर अपने हाथ पर गई, जिस पर खून लगा था। खून को देखते ही उसने अपनी नीली आंखों से विनाशक को देखा। विनाशक जल्दी से कार में रखी पानी की बोतल को उठाकर विध्वंस को देता है। विध्वंस ढक्कन को खोलकर अपने हाथ और चेहरे पर लगे खून को साफ करता है। फिर अपने रुमाल को निकालकर अपने हाथ और चेहरे को बारी बारी से पोंछ लेता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ही गंदी चीज को हाथ लगाया हो। फिर वो जमीन पर पड़ी माधवी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कहकर वो हंसने लगता है। जो लोग माधवी जी के पीछे खड़े थे, वो अभी भी विध्वंस के ऊपर बंदूक ताने खड़े थे। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग इतनी आसानी से भाग सकते हो? आज तुम दोनों की मौत होगी। ये सुनकर विध्वंस कुछ नहीं बोला, मगर विनाशक उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, अंडरस्को, मौत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा। इतना कहते ही विनाशक कार से बाहर आ जाता है। उसकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी देखकर वो आदमी एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक कदम पीछे हो जाते हैं। विध्वंस भी कार से बाहर आ चुका था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, जिस कारण उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। विध्वंस अपने बालों में हाथ फेरता है, फिर आस पास अपधी नीली नजरों से देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, अंडरस्को, ऐसा लगता है दुश्मन से मुलाकात होने वाली है और सालों पुराना राज खुलने वाला है। विनाशक अपने होठों के बीच सिगरेट को दबाकर कार से पीठ लगाकर खड़ा था। वह अपनी कठोर नजरों से आस पास किसी साइको को ढूंढ रहा था, क्योंकि उन दोनों को ही पता चल गया था कि वह आस पास ही है, मगर वह साइको कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी विनाशक को सामने से एक खंजर उड़ता हुआ दिखा। वो एक झटके से अपनी जगह से हट जाता है और वो खंजर सीधा कार पर लग जाता है। तभी उन सभी के कानों में एक हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर विध्वंस और विनाशक मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ विनाश अभी भी जलती हुई कार को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने टाइम देखा और बिना वक्त गवाए वहां से भागने लगा, क्योंकि वह ज्यादा दूर नहीं था।
मगर ध्वंस अभी भी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। ध्वंस काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एक जोरदार लात सामने के कांच पर मारता है और कार से बाहर निकल आता है। फिर अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए अपनी नीली आंखों से आस पास देखता है। उसके बाद कार के ऊपर से चढ़ते हुए भागने लगता है। ट्रैफिक पुलिस ये देखते ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, मगर ध्वंस ने उन सब में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। ध्वंस छलांग लगाते ही एक एम्बुलेंस पर चढ़ गया, फिर दूसरी कार पर, फिर तीसरी कार पर, उसके बाद एक बस के ऊपर से चढ़ते हुए वह नीचे कूद गया और दूसरी ओर रोड की तरफ भागने लगा। ट्रैफिक पुलिस कितनी भी तेज क्यों ना हो, मगर वो सब ध्वंस से तेज नहीं थी। दूसरी तरफ ध्वंस दूसरी रोड पर पहुंच गया, मगर वहां कोई टैक्सी नहीं थी, इसलिए उसने एक बाइक वाले को देखा जो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसकी बाइक उसके बगल में ही खड़ी थी। उसकी तरफ बढ़ते ही ध्वंस अपने पास से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उस बाइक वाले के हाथ में रख देता है, फिर बाइक को स्टार्ट करते ही वहां से निकल जाता है। ये सब काफी जल्दी हुआ था, बाइक में ही चाबी लगी थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वही वो बाइक वाला हैरानी से चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, अरे मेरी बाइक है, रुको रुको, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? इतना कहते ही वो अपने हाथ में पकड़े ब्लैक कार्ड को देखने लगता है, फिर गुस्से से बोला, अंडरस्को, यह आज कल के चोरों का स्टैंडर्ड इतना हाई कब से हो गया? बाइक भी चुरा कर ले गया और ब्लैक कार्ड भी देकर गया। उसके बाद वो दोबारा हैरानी से कार्ड को देखने लगता है। दूसरी तरफ विध्वंस और विनाशक को एक पेड़ से बांध दिया गया था। दोनों ने खुद को छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। वो आदमी कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए। तभी एक पेड़ के पीछे छिपा साइको अपनी गर्दन आगे करते हुए विध्वंस और विनाशक को देखता है। अचानक विनाशक की नजर उस पेड़ की तरफ गई। उसे केवल साइको आदमी के हाथ ही नजर आ रहे थे। वो साइको अपने हाथ में खंजर घुमा रहा था। उसने रुक कर, मगर बहुत ही डरावने तरीके से कहा, अंडरस्को, आज तुम्हारे मरने की बारी है। उसके बाद इस आदमी की, फिर तुम्हारे बेटों की, फिर तुम्हारा पूरा खानदान मर जाएगा। इतना कहकर वो हंसने लगा, मगर कहीं न कहीं उसकी आवाज विनाशक और विध्वंस दोनों को ही जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए दोनों ही भौहें सिकोड़कर एक दूसरे को देखते हैं। विनाशक खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक्सप्रेशनलेस भाव से कहा, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, क्या इसकी आवाज आपको जानी पहचानी नहीं लग रही है? इतना कहते कहते वह रुक गया था। उसने कसकर अपने होठों को दबा लिया, जैसे किसी इंसान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा हो। मगर विनाशक के अंदर ये सब मानने की न तो चाहत थी और न ही हिम्मत। उसने विध्वंस को देखा, जो अभी भी उस साइको को देखने की कोशिश कर रहा था। विध्वंस खुद से बड़बड़ाया, अंडरस्को, क्या माधवी ने नहीं कहा था जिसने मेरे सीने पर गोली मारी थी वह सूर्यवंशी खानदान से था? तुमने उसे मार दिया है, मगर उसका बेटा उससे भी ज्यादा साइको है। वह अपने पिता का बदला जरूर लेगा। अगर उसका पिता सूर्यवंशी खानदान से था, तो बेशक ये भी सूर्यवंशी खानदान से ही होगा। मगर यह आवाज मुझे बेचैन कर रही है। यह इतनी जानी पहचानी क्यों है? विनाशक अपनी मुट्ठी कसते हुए कोल्ड आवाज में बोला, अंडरस्को, क्या आपको भी लग रहा है कि यह वह हो सकता है? मगर विध्वंस पहली बार परेशान हो गया था, क्योंकि वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। सूर्यवंशी महल, अविका और कोको पूरे महल में अकेली थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो एक दूसरे को देखती हैं और फिर हॉल में चक्कर लगाने लगती हैं। मगर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महल से बाहर निकले। अविका परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। वो अपनी उंगलियों को आपस में मसलते हुए चिंता से बोली, अंडरस्को, स्वामी सुरक्षित होंगे ना? हमने स्वामी को भोजन भी नहीं दिया और उनसे रुष्ट भी हो गए। इतना कहते ही वो अपने होठों को दबा लेती है, जैसे अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही हो। कोको उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है इस बार, क्योंकि हमें बाहर निकलने से मना किया गया है। जिस तरीके से वो दोनों गए हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। ऊपर से तुम्हारी सासू मॉम भी तो गायब है। क्या वो लोग अभी भी मेरे घर पर होंगी? उन्हें भी तो खतरा हो सकता है ना? ये सुनते ही अविका का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो खुद से बड़बड़ाती है, अंडरस्को, माताश्री। इतना कहते ही कोको और अविका एक दूसरे को देखने लगती है। ठीक उसी वक्त उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। दोनों ही भागते हुए दरवाजे के पास जाती है। सामने से आनवी और आर्या आ रही थी। आनवी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर आर्या ने खुद को संभाला हुआ था।
वो आनवी का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आती है। तभी उसे दरवाजे पर कोको और अविका खड़ी मिल जाती है। कोको और अविका आस पास ध्वंस और विनाश को ढूंढने लगती है। पहली बार कोको को विनाश के लिए बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे विनाश की चिंता हो रही थी। वह अपने होठों को दबाते हुए मन में बड़बड़ाए, अंडरस्को, मुझे उस एंग्री बर्ड की क्यों चिंता हो रही है। वह चाहे जो करे, चोट खा जाए, मुझे क्या लेना देना। पर चाहे जो हो, उसने मुझे उस दिन जंगल में बचाया था। मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए। अगर वह ना होता, तो सांप के काटने से मैं अब तक मर चुकी होती। इतना सोचते ही उसकी आंखों के सामने वो सीन आ जाता है, जब सांप ने उसकी गर्दन के नीचे काट लिया था। तब विनाश ही था, जिसने उसे जंगल में बचाया था और जहर निकाला था। ये याद आते ही वो हल्का सा शर्मा जाती है। तभी अविका परेशान होकर आर्या से पूछती है, अंडरस्को, माताश्री, स्वामी कहाँ है? आनवी गुस्से से सोफे पर बैठ जाती है और फिर बोलती है, अंडरस्को, मैं शैतान हस्बैंड से बात नहीं करूंगी, मुझे जबरदस्ती भेज दिया। इतना कहकर वो अजीब सा मुंह बना लेती है। आर्या गले को साफ करते हुए कोको और अविका को बारी बारी से देखते हुए बोली, अंडरस्को, उन्हें बस कुछ काम था, इसलिए वो लोग चले गए। वो सब सही सलामत शाम तक वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। ये सुनकर अविका को थोड़ी राहत मिलती है। आर्या की नजर तो कोको पर थी। उसने आंखें छोटी करके पूछा, अंडरस्को, क्या तुम्हें भी चिंता हो रही है? कोको एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे उस एंग्री बर्ड की क्यों चिंता होगी? मुझे क्या मतलब, वो कहीं भी रहे। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, मैंने कब कहा कि तुम विनाश की चिंता कर रही हो? पर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में उसकी चिंता कर रही हो। कोको का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो साइको आदमी धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आ गया था। उसकी आंखों को देखते ही विध्वंस और विनाशक का चेहरा जैसे काला पड़ गया था। विनाशक और विध्वंस लगातार उसकी आंखों को देख रहे थे, मगर मास्क के कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर कहीं ना कहीं उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि यह इंसान कौन हो सकता है। विनाशक अपने सर को हिलाकर बोला, अंडरस्को, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा सच में है, तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। अगर यह सच में वही इंसान है, तो हम इसे नहीं मार सकते। हमें कैसे भी करके ध्वंस को इससे दूर रखना होगा, क्योंकि ध्वंस के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। विध्वंस अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, मगर उसकी मुट्ठी कसती जा रही थी। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था। वो साइको आदमी धीरे धीरे विध्वंस के करीब आ गया और उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। वो अपने हाथ में पकड़े खंजर से विध्वंस के चेहरे को हल्का सा ऊपर करता है, फिर ठंडे भाव से बोला, अंडरस्को, यह आंखें बहुत जानी पहचानी है, पर आज इन आंखों को बंद होना होगा। जैसे मेरे डैड को मारा गया था, वैसे ही मैं तुम दोनों को मारूंगा। फिर उसकी नजर विनाशक पर पड़ी। विनाशक को देखते ही वो साइको जैसे एग्रेसिव होने लगा। उसकी उम्र लगभग 28 साल लग रही थी। विनाशक को देखते ही उसने एकदम से खंजर उठाया और उसके कंधे में घुसा दिया। विनाशक के कंधे से पानी की तरह खून बहने लगा, मगर उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। विनाशक मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? वो साइको आदमी अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करता है, फिर खंजर को विनाशक के अंदर ही घुमाते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, पर मेरे डैड की दुश्मनी तुम लोगों से थी। अगर उन्होंने विध्वंस सूर्यवंशी के सीने पर गोली मारी थी, तो जरूर इसने कुछ किया होगा। मेरे डैड बहुत अच्छे थे, पर तुमने उन्हें मार दिया। जैसे तुमने मेरे डैड को मारा था, वैसे ही मैं तुम्हें मारूंगा। मेरे डैड आज भी मेरे साथ है। मैंने उन्हें मरने नहीं दिया है। वह मेरे पास है। मैं हर रात उनसे मिलने जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। अब मैं उनकी आंखों के सामने ही तुम दोनों को मारूंगा। ये सुनकर विनाशक और विध्वंस को समझ आ गया कि उनके सामने खड़े आदमी की मेंटल कंडीशन खराब है। विनाशक उसे समझाते हुए बोला, अंडरस्को, हम में से किसी को नहीं पता तुम्हारे डैड कौन थे, तो हम कैसे तुम्हारे डैड को नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने तुमसे झूठ कहा है। वो साइको मैन हंसते हुए एक झटके से विनाशक के शरीर से खंजर को निकाल लेता है, फिर इस बार उसके पेट पर खंजर मारते हुए पागलों की तरह बोला, अंडरस्को, जब मौत आती है, तो लोग तुम्हारी तरह ही तड़पते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरे डैड को मारा है। इतना कहते ही उसने वहां खड़े लोगों को देखकर गुस्से में चिल्लाकर कहा, अंडरस्को, डैड इंतजार कर रहे होंगे।
वह चाहते होंगे मैं उनके सामने उनके दुश्मन को मारूं, इसलिए इन्हें लेकर चलो। विनाशक के शरीर से अभी भी खून बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोई दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। अभी भी उसकी नज़र उस साइको मैन पर टिकी हुई थी। उसकी नज़रों में थोड़ी सी चिंता नजर आई। कुछ ही देर में वो साइको एक बड़े से विला के अंदर जाता है। उसके आदमियों ने विनाशक और विध्वंस को पकड़ रखा था। वो एक रूम के सामने खड़ा हो गया। वो साइको दरवाजे को खोलकर धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है। उसने लाइट ऑन की तो विध्वंस ने देखा पूरे रूम में सिवाय दो चीजों के कुछ भी नहीं था। पहले एक बड़ा सा बॉक्स रखा था, मगर वो काफी अजीब था, और दूसरा वहां पर एक बेड था। इसके अलावा पूरे रूम में और कुछ भी नहीं था। वो साइको मैन उस बड़े से बॉक्स को जैसे ही खोलता है, एक ठंड की लहर उसे महसूस होती है। वो अपनी चमकती हुई आंखों से उस बॉक्स के अंदर देख रहा था। उस पूरे बॉक्स में बर्फ ही बर्फ थी। विध्वंस और विनाशक अपने कदमों को बढ़ाते हुए जैसे ही बॉक्स के अंदर देखते हैं, उनकी आंखें काली पड़ जाती हैं। बॉक्स के अंदर उस साइको इंसान के डैड की बॉडी थी जो सड़ चुकी थी। विध्वंस और विनाशक दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसे साइको को देखने लगते हैं, जो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। विनाश पहले ही उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर विध्वंस और विनाशक पर हमला हुआ था, मगर इस वक्त वहां पर खून और माधवी जी की लाश के सिवा कुछ भी नहीं था। विनाश आस पास देखता है, उसके चेहरे के भाव अजीब होते जा रहे थे। वो गुस्से से बार बार मुक्का मारते हुए बोला, अंडस को आखिर वो लोग कहाँ हैं? ठीक उसी वक्त ध्वंस भी बाइक से वहां पर आ जाता है। ध्वंस जैसे ही बाइक को रोकता है, विनाश उसे देखते हुए बोला, अंडस को यहाँ कोई नहीं है। ठीक उसी वक्त ध्वंस और विनाश दोनों के ही फोन पर एक मैसेज आता है। दोनों जैसे ही उस मैसेज को देखते हैं, वहां पर उस जगह की लोकेशन शो हो रही थी जहां पर इस वक्त विध्वंस और विनाशक थे। पर यह अननोन नंबर से मैसेज आया था। उन दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा। विनाश बाइक पर बैठता है और ध्वंस बाइक स्टार्ट कर देता है। वो लोग लोकेशन की तरफ बढ़ चुके थे। वहीं वो साइको आदमी अपने डैड के लाश को बाहर निकाल लेता है। पूरे रूम में बदबू फैली हुई थी। विध्वंस अपनी गहरी आंखों से पहले उसे साइको को देखता है, फिर उस डेड बॉडी को देखते हुए उसने शांति से कहा, अंडस को तुम्हें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो साइको तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो अपने डैड के डेड बॉडी को गले लगाते हुए बोला, अंडस को डैड डैड आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? देखिए, मैं आपके कातिलों को लेकर आ गया। अब आपके सामने ही उन्हें मारूंगा। मुझे पता है तभी आपको शांति मिलेगी, पर मैं इन्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। आपने मुझसे कहा था ना, इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, तो एक अच्छा बेटा होने के नाते सारा बदला मैं खुद लूंगा। इतना कहते ही वो अपने कांपते हुए हाथों से अपने डैड को छूने लगता है। उसकी आंखों में उस वक्त एक दर्द झलक रहा था। भले ही वह साइको था, वो अपने डैड के लिए पूरी तरह से ऑब्सेस्ड था। उसके कांपते हुए हाथ को विध्वंस लगातार देख रहा था। तभी वो साइको इंसान खड़ा हो गया और अपने खंजर को वापस से देखते हुए हंसकर बोला, अंडस को मैं तुम दोनों के शरीर को 1000 टुकड़ों में काटूंगा। तुम्हारी दर्द भरी चीख सुनकर मेरे डैड को जरूर शांति मिलेगी। अपनी बात पूरी करते हुए उसने खंजर को विध्वंस की तरफ फेंक दिया। विध्वंस एकदम से साइड हो जाता है। उसने अपने होठों को दबाया और उन्हें समझाते हुए बोला, अंडस को तुम पागलपन कर रहे हो। अपने डैड की तरफ देखो, उनका शरीर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। उनका चेहरा तक ठीक से नजर नहीं आ रहा। इन्हें पहचानना नामुमकिन है, और तुम कैसे कह सकते हो कि यही तुम्हारे डैड है? हो सकता है ये तुम्हारे डैड ना हो। वो साइको इंसान आगे बढ़ते हुए विध्वंस के चेहरे पर एक मुक्का मारकर बोला, अंडस को मेरे डैड के बारे में कुछ मत बोलो, वो मेरे डैड है। मगर विध्वंस बहुत ही सीरियस और कॉन्फिडेंस से बोला, अंडस को वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता है। तुम इतने सालों से इस इंसान के साथ हो, मगर तुम्हें कभी यह समझ नहीं आया। मैं एक नज़र में ही बता सकता हूँ, इस इंसान का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बस तुम्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, और जो इंसान किसी को इस्तेमाल करता है वो कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकता है। और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया है? तुम अपना चेहरा किससे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? वो साइको पहले तो हैरान हो जाता है, मगर फिर हंसते हुए बोला, अंडस को विध्वंसी सूर्यवंशी, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है जो तुम मुझे मेरे डैड के खिलाफ भड़काओगे और मैं भड़क जाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है मेरा और उनका रिश्ता क्या है।
तभी विनाशक मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुमने कभी अपनी माँ को देखा है? नहीं देखा होगा। वह इसलिए क्योंकि यह तुम्हारा असली पिता नहीं है। ध्यान से सोचो, क्या उसने कभी भी तुम्हारी केयर की है? क्या कभी भी एक पिता की तरह हर जरूरत को पूरा किया है? ये सुनते ही साइको आदमी का शरीर अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी आंखों के सामने कुछ सीन आने लगते हैं, जहां पर एक 5 साल का बच्चा रो रहा था और एक आदमी उसे बेल्ट से बेरहमी से मार रहा था। वो बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर वह आदमी उसे लगातार मार रहा था, जब तक कि वो बच्चा बेहोश नहीं हो गया। ये सीन दिमाग में घूमते ही साइको आदमी पैनिक करने लगता है। उसने पैनिक करते हुए कहा, अंडरस्को, तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो। इतना कहते हुए उसकी सांस फूलने लगी थी, क्योंकि वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे वह अपना पिता मान रहा था, असल में वो उसका पिता नहीं है। उसकी आंखों के सामने हर टॉर्चर आ रहा था जो उसका पिता उसके साथ करता था। कभी कभी तो वह 2-3 दिन तक उसे खाना भी नहीं देता था और बारिश में भी अकेले घर के बाहर खड़ा कर देता था। उसकी बिगड़ती हालत को देखते ही विध्वंस आगे बढ़ा और एकदम से उसके चेहरे से मास्क को खींच लेता है। उसने जैसे ही मास्क निकाला, उसे साइको का हैंडसम, बेदाग और अट्रैक्टिव चेहरा सामने आया, जिसे देखते ही अभी तक विध्वंस और विनाशक के अंदर जो शक था वो यकीन में बदल गया था, और दोनों ही शॉक हो गए थे। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच था। साइको का हैंडसम सा चेहरा विध्वंस और विनाशक के सामने था। विध्वंस और विनाशक में से किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, मगर जल्दी ही दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और उनका चेहरा फिर से एक्सप्रेशंस हो जाता है। वो साइको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, इसके बजाय वो हंसने लगता है। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए विध्वंस को देखा और फिर डेविल स्माइल करके पूछा, क्या हुआ? झटका लगा मेरा चेहरा देखकर? बरसों से मैंने इस चेहरे को छुपा के रखा था। सोचा था मैं सूर्यवंशी खानदान को एक सरप्राइज दूंगा, पर ऐसा लगता है मेरा सरप्राइज बर्बाद हो गया। अब जिसने मेरे सरप्राइज को बर्बाद किया है, उसे मैं सही सलामत कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहते हुए वह विध्वंस के हाथ को देखने लगा, जिससे उसने उसके मास्क को उतारा था। साइको विध्वंस के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी उंगलियों को फिराते हुए दांत पीसकर बोलता है, क्या होगा अगर मैं इस हाथ को तोड़ दूं? ज्यादा से ज्यादा तुम मर जाओगे। इतना कहते ही वो हंसने लगता है और फिर एक झटके से उसने विध्वंस के हाथ की कलाई पर खंजर मार दिया। अगले ही पल विध्वंस का खून वहां पर फैल गया। उसकी कलाई से लगातार खून बहते हुए फर्श पर गिर रहा था, मगर विध्वंस के चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था। ये देखकर साइको को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो बोला, अभी तो ये शुरुआत है, असली टॉर्चर तो अब शुरू होगा। इतना कहते ही उसने ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही कई सारे लोग कमरे के अंदर आते हैं। साइको उन सभी को देखते हुए विध्वंस और विनाशक की तरफ कुछ इशारा करता है, मगर उसके जितने भी आदमी थे वो सभी अपनी जगह पर हैरान होकर खड़े थे और लगातार उसके चेहरे को देख रहे थे। उस साइको को गुस्सा आ जाता है। वो इस बार एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे? उसके आदमी अभी भी हैरान होकर उसके चेहरे को देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सामने खड़ा आदमी उनका बॉस है। साइको ज्यादा नहीं सोचता और उन सभी के माथे पर गोली मारते हुए बोला, तुम सब किसी काम के नहीं हो। फिर वो जमीन पर पड़ी डेड बॉडी को प्यार से देखते हुए बोला, मुझे पता है ये सब मुझे आपके खिलाफ भड़का रहे हैं डैड, पर मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते थे। आप बचपन में भले ही मुझे मारते थे, पर मेरे अच्छे के लिए मारते थे। मैं कुछ देर के लिए आपको आपके दुश्मन के साथ इस रूम में छोड़ूंगा। आपको जितनी भी नाराजगी जतानी है जताइए, फिर मैं आपकी आंखों के सामने सबको मारूंगा। मुझे उम्मीद है आपको अपने बेटे पर गर्व महसूस होगा। याद है आपने एक बार कहा था कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करता हूं जिससे आपको गर्व महसूस हो, पर आज मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिससे आपको गर्व महसूस होगा। फिर आप मुझे जरूर प्यार करेंगे। इतना कहते ही वो हंसने लगता है। उसके बाद उसने जानबूझकर रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। अगले ही पल रूम का टेम्परेचर ऐसा हो गया था जैसे ये रूम नहीं बल्कि शिमला हो। जैसे ही साइको बाहर जाने लगता है, विध्वंस उसकी कलाई को पकड़कर उसे रोक लेता है। उसने मायूस होकर कहा, तुम पागल हो चुके हो। तुम एक मरे हुए इंसान को इतने दिन तक कैसे रख सकते हो? और आखिरी बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह इंसान तुम्हारा पिता नहीं है, इसलिए आगे से मेरे सामने कभी भी उसे डैड मत कहना।
साइको विध्वंस के चेहरे को घूरते हुए रूखेपन से बोला, आपको मौत का डर होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में मैं अपने डैड के अंतिम संस्कार के साथ साथ आपका भी अंतिम संस्कार करने वाला हूँ। अरे नहीं, मैंने तो आप दोनों के बेटे को भी बुलाया है। पहले वो आप दोनों का अंतिम संस्कार करेंगे, फिर मैं उन दोनों का अंतिम संस्कार करूंगा। इतना कहकर वो हंसने लगता है। मगर विध्वंस इस बार गुस्से में उसके कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है। उस साइको के होठों के बीच से खून निकलने लगता है। तो विध्वंस उसकी गर्दन को दबाते हुए सर्द आवाज में बोला, बेहतर होगा, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उसे यहीं पर रोक दो अभी, और इसी वक्त ध्वंस को कॉल करके बोलो कि उसे यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड दूंगा। पर साइको मुंह बनाकर बोला, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कॉल करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं वह यहां पर आए और मैं उन्हें अपने हाथों से मारूं। विध्वंस इस बार उसके गर्दन पर अपनी पकड़ कस देता है। फिर दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा उसे यहां आने से रोको। जहां तक मैं तुम्हारे इस मुंह बोले मरे हुए पिता के बारे में जानता हूं, तुम बस इसके लिए एक मोहर हो। वो तुम्हारे हाथों हमें मरवाना चाहता है, मगर जैसे ही तुम हमें मारते हो, तुम्हारे मरे हुए पिता के पीछे छिपा इंसान बाहर आकर तुम्हें मार डालेगा। याद रखना, अगर तुम्हारी एक लापरवाही के कारण मेरे बेटे को कुछ हुआ, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा तुम कौन हो। स्माइल विद हॉर्न्स। और तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर ला सकते थे? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मेरे अपने प्लान थे। मैं इन सब से अपने बेटे को दूर रखना चाहता था, मगर तुमने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। विनाशक ने देखा, विध्वंस बुरी तरह से साइको के गले को दबा रहा था। साइको का चेहरा लाल हो गया था, मगर फिर भी वह हंस रहा था। ऐसा लग रहा था, अगर विध्वंस ने उसे नहीं छोड़ा, तो वह मर जाएगा। विनाशक ने जल्दी से विध्वंस के हाथ को पकड़ लिया। उसने अपने होठों को कसकर दबा लिया, फिर आसपास देखते हुए बोला, प्रेसिडेंट, सबसे पहले हमें ध्वंस को रोकना होगा। सच में ये इंसान साइको ही है। इसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई है कि उसे इस आदमी का बदला हमसे लेना है, जिस कारण ये सोच नहीं पा रहा है कि इसके पीछे कितना बड़ा खतरा है और हम इसके क्या लगते हैं। विध्वंस ने विनाशक की कोई बात नहीं सुनी। वो एक जोरदार पंच साइको के मुंह पर मारता है, फिर अपने घुटने को मोड़कर उसके पेट पर मारते हुए बोला, वैसे भी वो लोग इसे मारने आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही यह शुभ काम अपने हाथ से कर दूं। विध्वंस गुस्से से साइको को मारता है, मगर साइको उसे और भी ज्यादा भड़का रहा था। विध्वंस ने देखा कि उस साइको की मार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसने अपना तरीका बदल दिया। वह ठंडे तरीके से मुस्कुराते हुए अपने छुपाए हुए ब्लेड को निकालता है और जमीन पर पड़े डेड बॉडी के करीब जाकर मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, तो तुम्हारे पिता को मैं तुम्हारी आंखों के सामने दोबारा मारूंगा। इतना कहते हुए उसने ब्लेड उस डेड बॉडी के करीब कर दिया। इस पर साइको काफी ज्यादा घबरा गया और पैनिक होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैनिक अटैक आ रहा हो। साइको घबराते हुए बोला, कुछ भी मत करो, वरना मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। विध्वंस डेविल स्माइल करके बोला, तो ध्वंस को कॉल करो और बोलो कि वह यहां पर ना आए। यह मेरी लास्ट वार्निंग है। इतना कहते हुए उसने ब्लेड को डेड बॉडी के ऊपर रख दिया। साइको घबराते हुए अपने फोन को निकाल लेता है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से जल्दी से ध्वंस को कॉल किया, मगर ध्वंस कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। साइको बार बार ट्राई करता है, मगर ध्वंस कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, क्योंकि ध्वंस ड्राइव कर रहा था और वह विला पहुंच चुका था। जैसे ही उसने बाइक को रोका, विनाश और ध्वंस तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगे। किसी भी गार्ड ने दोनों को रोक नहीं पाया। ध्वंस अंदर पहुंचते हुए अपने लंबे बालों में हाथ फेरता है और आसपास देखने लगता है। बाइक के रुकने की आवाज विध्वंस, विनाशक और साइको ने भी सुन ली थी। साइको जैसे ही देखता है विध्वंस का ध्यान भटक गया है, तो वह एकदम से विध्वंस के हाथ से ब्लेड छीन लेता है, लेकिन गलती से वो ब्लेड विध्वंस के हाथ पर लग जाती है और फिर से उसके हाथ से खून बहने लगता है। साइको पैनिक करते हुए जमीन पर बैठ गया और डेड बॉडी को गले लगाकर बोला, डैड, आप ठीक तो है ना? कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? क्या आपको दर्द हो रहा है? विध्वंस विनाशक की ओर कुछ इशारा करता है। साइको बिल्कुल भी अलर्ट नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता यानी डेड बॉडी को नुकसान पहुंचा दिया गया है। इस वजह से वो काफी ज्यादा दर्द में था और उसे कोई होश नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर विनाशक उसे बेहोश कर देता है। विध्वंस ने अपने गले में पहने लॉकेट का एक बटन दबाया और फिर अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए बाहर निकल गया।
विनाश और ध्वंस हर जगह विध्वंस और विनाशक को ढूंढ रहे थे। दोनों गुस्से में थे, पर अचानक ही विध्वंस और विनाशक को देखकर हैरान हो जाते हैं। ध्वंस ने देखा विध्वंस के हाथ से खून बह रहा है और उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं, तो वो घबराया गया। इस वक्त वो कुछ सोच नहीं पा रहा था और एकदम से जाकर विध्वंस के गले लग जाता है। विध्वंस हैरान नहीं होता, वो अपने एक हाथ को ध्वंस के पीठ पर रखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम चाहो तो मुझे डैड कह सकते हो। ये सुनकर ध्वंस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अभी भी विध्वंस के गले लगा हुआ था और अपनी पकड़ को टाइट बनाए रखा। विनाश तो बस विनाशक को देख रहा था, क्योंकि उसने अभी तक उसे अपना फादर एक्सेप्ट नहीं किया था। विनाश दूर से ही विनाशक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तभी उसकी नज़र विनाशक के सीने के आसपास के एरिया पर गई, जहां से खून बह रहा था, क्योंकि उस साइको ने वहां खंजर मारा था। विनाश गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसके इमोशंस बाहर आने को तैयार थे, मगर उसने उन्हें कंट्रोल कर लिया। उसने अपने होठों को दबाया और धीरे से कहा, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनकर ध्वंस जल्दी से विध्वंस से अलग हो जाता है, फिर आसपास देखते हुए एक्सप्रेशन में बोलता है, वह इंसान कहाँ है? आज इस दुनिया में उसका आखिरी दिन होगा। इतना कहते ही जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, विध्वंस उसकी कलाई को पकड़ लेता है और उसे घूरते हुए बोलता है, तुम उसे नहीं मार सकते। बस इतना समझो, वो बुरा नहीं है, बस उसे बुरा बनाया गया है। मुझे यकीन है, वक्त रहते वो सही हो जाएगा। बस कुछ सच्चाई है जो उसके सामने लानी है। ध्वंस गुस्से में बोला, आप क्या कह रहे हैं? उसने इतने सारे लोगों को मारा है और आज वो आपको मारने के लिए यहाँ लाया था, और आप उसे बचा रहे हैं। ध्वंस की बात सुनकर विध्वंस कोई जवाब नहीं देता, जिस कारण ध्वंस को और गुस्सा आने लगता है। वो उस साइको को ढूंढना चाहता था, लेकिन विध्वंस के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए वो अब सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहता था। हॉस्पिटल, विध्वंस और विनाशक के घाव पर पट्टी हो गई थी। विनाश और ध्वंस वार्ड में ही खड़े थे। तभी डॉक्टर चेकअप करने के बाद गंभीर होकर ध्वंस और विनाश से बोले, पेशेंट के साथ आप दोनों का क्या रिश्ता है? अगर आप इनके फैमिली मेंबर हैं तो कुछ बातें हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये सुनकर विध्वंस मुस्कुराते हुए ध्वंस से बोला, डॉक्टर को बताओ, हमारा रिश्ता क्या है? ध्वंस अपनी तिरछी नजरों से विध्वंस को देख रहा था, मगर अभी भी उसके चेहरे पर घमंड था। विनाश भी चुप था। डॉक्टर फिर से पूछते हैं, आप दोनों चुप क्यों हैं? बताइए। तो ध्वंस अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए घमंड से बोला, बाहर आओ। वो तुरंत चला जाता है। उसके पीछे पीछे विनाश भी चला गया। डॉक्टर थोड़े कंफ्यूज थे, वही विध्वंस हंस देता है। बाहर पहुंचते ही ध्वंस अपना लंबे बालों में हाथ फेरकर इधर उधर देखता है, फिर डॉक्टर को घूरते हुए कठोर आवाज में बोला, वह मेरे डैड हैं। अब जो भी है, जल्दी से मुझे बताइए। डॉक्टर हैरान थे। वो सोच रहे थे कि क्या इन दोनों लड़कों ने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए उन्हें बाहर बुलाया था। फिर वह विनाश को देखते हैं, तो विनाश अपने गले को साफ करते हुए बोला, और वह दूसरे वाले मेरे डैड हैं। मुझे लगता है उन्हें अभी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है, क्योंकि वो घाव काफी गहरा है। ध्वंस और विनाश तुरंत वार्ड की तरफ देखते हैं कि कहीं विध्वंस और विनाशक ने उन्हें डैड कहते हुए तो नहीं सुन लिया, पर जब उन्होंने देखा वहां कोई नहीं है, तो दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं। पता नहीं दोनों को क्या दिक्कत थी कि वे विध्वंस और विनाशक को मुंह पर डैड नहीं बोलते थे। वहीं विध्वंस और विनाशक गंभीर हो गए थे। विध्वंस गंभीर होकर बोला, एक डीएनए टेस्ट करो और उसे भेज दो। याद रहे, एक टेस्ट मेरे साथ होना चाहिए और दूसरा उस डेड बॉडी के साथ। इस वक्त उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, इसलिए उसे सबसे दूर रखो। विनाशक अपने सिर को हिला देता है। विध्वंस की नीली आंखें और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थीं। वहीं ध्वंस वार्ड के अंदर नहीं जाना चाहता था। वो अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखता है। फिर विनाश बोला, तुम यहीं पर हो, मॉम को फिक्र हो रही होगी। मैं जाकर उन्हें संभालता हूँ, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। विनाश ये चीज ध्वंस से कहना चाहता था, मगर ध्वंस पहले ही भाग चुका था। अब विनाश का चेहरा अजीब हो गया था। जैसे ही वह वार्ड के अंदर गया, विध्वंस और विनाशक ने बात करना बंद कर दिया। विध्वंस ऑर्डर देता है, जाओ हमारे लिए फल काटो, आखिरकार हम घायल हैं। विनाश उसे घूरने लगा। वहीं विनाशक आंखें बंद करके लेट जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विनाश ऐसा कुछ करेगा। विनाश ने अभी तक कोई भी इमोशंस नहीं दिखाई कि वो यह एक्सेप्ट करता है कि वो उसका पिता है। विनाश ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई भी पल नहीं दिखा, इसलिए वो तुरंत वार्ड से बाहर चला गया।
ये देखकर विनाशक अपनी आंखें खोलता है और फिर से बंद कर लेता है। दूसरी तरफ जब विध्वंस और बाकी सबको लेकर हॉस्पिटल के लिए निकला था, ताकि कई सारे लोग उस साइको को मारने विला आए थे, मगर वहां कोई नहीं मिला, जिस कारण वे सब काफी गुस्से में थे और उसे हर जगह ढूंढने लगे। ध्वंस जब सूर्यवंशी महल जा रहा था तो ट्रैफिक के कारण उसकी कार रास्ते में रुक गई। शीशा नीचे था, जिस कारण उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। कुछ दूरी पर एक काले कपड़े पहना आदमी किसी को शायद ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर ध्वंस पर पड़ी तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आने लगा। वो इस वक्त किसी से बात भी कर रहा था। उसने जल्दी से कहा, वह मिल गया है, मैं लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से आओ। ट्रैफिक ग्रीन हो जाता है और ध्वंस वहां से निकल चुका था, जिस कारण वो आदमी ध्वंस का पीछा नहीं कर पाता। ध्वंस की कार जैसे ही सूर्यवंशी महल में एंटर करती है, अचानक कोई उसे कसकर पीछे से गले लगा लेता है। ध्वंस के चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल होते हैं। वो अपना सिर नीचे करके अपने सीने के आसपास दो छोटे छोटे हाथों को देख पा रहा था। तभी उसके कानों में अविका के रोने की आवाज पड़ी। स्वामी, आप कहाँ थे? इतनी रात में क्यों आए हैं? ध्वंस उसके हाथ पर अपनी पकड़ कर देता है। उसकी आंखों में इमोशंस नजर आ रहे थे और उसका सीना जोर से धड़क रहा था। वो पलटकर अविका को अपने सामने करता है, फिर उसे गले लगा लेता है। अविका उसे कसकर गले लगा लेती है। दोनों की आंखें बंद थीं। ये खामोशी दोनों को ही सुकून दे रही थी, लेकिन कोको थोड़ी परेशान थी। वो कुछ दूरी पर खड़ी थी और ध्वंस के पीछे विनाश को ढूंढ रही थी, पर विनाश उसे कहीं नहीं दिखा, तो वो थोड़ी उदास हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।